10-12 दिन के जो आंकड़े हैं वो भयावह हैं। पिछले 24 घंटे में 3,52,991 नए केसेस सामने आए हैं। 2,812 लोगों की जिंदगी चली गई और यहां पर एक दूसरे पर लानत मलानत, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। केंद्र की जिम्मेदारी है कि राज्य की जिम्मेदारी है, हम एक संघीय ढांचा है, समन्वय नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। राज्यों की भी जिम्मेदारी है और जो ये हमारे रहबर हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं, उन पर आज मैं सवाल उठा रहा हूं। और सवाल किस बिना पर? इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक फ्रंट पेज स्टोरी की, बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी। और इसमें क्या पाया इंडियन एक्सप्रेस ने और उनके पत्रकारों ने? मैं सिलसिलेवार परत दर परत पूरी व्यवस्था, हमारे रहबरों की, उनके रिस्पॉन्सेज क्या हैं वो खोलूंगा। पोल खोल होने वाली है आज। शुरुआत राजधानी दिल्ली से करते हैं। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार में लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। नवंबर से जनवरी तक जब ग्राफ गिरने लगा था, लेकिन सीरो सर्वे यह बता रहे थे कि दूसरी वेव आने वाली है, दूसरी लहर आने वाली है, तो हम कितने तैयार थे उसकी एक वानगी आपके सामने पेश कर रहा हूं। पिछले साल पहला दौर आया, पहली लहर आई कोरोना की, तो दिल्ली में 4 अस्थायी अस्पताल बनाए गए। जून जुलाई में पिछले साल ये अस्पताल तैयार हो गए थे। छतरपुर में 10,000 बेड का एक अस्पताल भी बनाया गया था, आईटीबीपी से चला रहा था, और इसमें 1,000 बेड ऑक्सीजन वाले थे। यह तब की बात है जब 8,500 केसेस आया करते थे। लेकिन फरवरी 2021, अब से लगभग 3 महीने पहले, क्योंकि अप्रैल तो पूरा खत्म होने को है, फरवरी 2021 में ये सारे अस्पताल बंद कर दिए गए। आज हम मारे फिर रहे हैं। बेड की दरकार है, ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। कहा जा रहा है ऑक्सीजन है नहीं जी, बेड कम पड़ रहे हैं जी, व्यवस्था दबाव में है। धौला कुआं और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में भी अस्थाई अस्पताल बनाए गए थे। यह दिल्ली की बात हो गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कोरोना के मामलों में अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर का प्रदेश है। वहां कहा जा रहा है पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, किसी अस्पताल को भर्ती से रोका गया तो सख्त कार्रवाई होगी, वैक्सीन मुफ्त बांटे जा रहे हैं, सब इलाज है, सब मुकम्मल है। पहली लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में 503 कोविड अस्पताल तैयार करने का दावा किया गया। 503, 1.5 लाख बेड हैं जी हमारे पास। उत्तर प्रदेश ने यह कहा। और इसमें L1, L2, L3 अलग अलग कैटेगरीज थी, यानी कि वेंटिलेटर वाले बेड हैं, ऑक्सीजन वाले हैं, सामान्य बेड हैं। आज की तारीख में 83 कोविड अस्पताल रह गए हैं। 503 से 83, 1.5 लाख बिस्तर जहां बनाने का, उपलब्ध कराने का दावा किया गया था, वो 17,000 पर आ गए। 17,000। और यहां पर डबल भी नहीं, ट्रिपल इंजन सरकार है। नगर पालिकाओं में भी बीजेपी की सरकार है। फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहां महाविकास अघाड़ी सरकार है। पक्षपात के आरोप लगते हैं जी, गुजरात को ज्यादा ऑक्सीजन दे दी जाती है,
हमें कम ऑक्सीजन मिलती है, विपक्षी राज्यों को उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है केंद्र, पर अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है विकास आघाड़ी सरकार, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार। पुणे में सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है, यह आप जानते हैं। पुणे में 800 बिस्तरों वाला एक जंबो अस्पताल, एक बहुत बड़ा अस्पताल कोविड पेशेंट्स के लिए बनाया गया। लेकिन जनवरी में, इसी साल जनवरी में, कि अरे ये तो केसेस गिरने लगे, तो अस्पताल ही बंद कर दिया गया। और दूसरी वेव आई, कोरोना तो तैयार बैठा था, हम सोने चले गए थे, तो आम आदमी मारा तरसता, लाचार सड़कों पर एड़ियां घिसता दिखा, गुहार गुजारिश लगाता हुआ दिखा कि एक अदद बिस्तर, एक बेड तो उपलब्ध करा दो। फिर कर्नाटक की बात करते हैं। अब वहां पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। अभी ताजा खबर आई कुछ देर पहले, फ्री वैक्सीनेशन का भी दावा किया जा रहा है, बीएस येदियुरप्पा कह रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, हतप्रभ रह जाएंगे आप। पिछले साल कर्नाटक दूसरे नंबर पर था, आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। लेकिन कोई सबक नहीं सीखा गया। आपको अगर मैं कहूं कि पूरे एक साल में, इस कोरोना काल में 18, दोबारा से सुन लीजिए, सिर्फ 18 आईसीयू बेड बढ़ाए गए पूरे कर्नाटक में। और बेंगलुरु के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए महज 117 आईसीयू वेंटिलेटर बेड हैं, सिर्फ 117। साइबर हब है देश का। फिर झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सबसे बड़ा अस्पताल है, रांची में, झारखंड की राजधानी में। और यहां पर एक भी सीटी स्कैन मशीन नहीं है। आपको मालूम है कोरोना आपके सीने में, आपकी छाती पर वार करता है, लंग्स में पैचेस हो जाते हैं। संक्रमण का अंदाजा लगाने के लिए सीटी स्कैन जरूरी हो जाता है, बल्कि डॉक्टर्स कहते हैं HRCT कराइए, यानी कि हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन कराइए। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में एक भी सीटी स्कैन मशीन नहीं है। अब हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई तो ये मशीनें खरीदी जा रही हैं। यह हाल झारखंड का है। और बिहार की भी तस्वीर आपको बता दूं। बिहार में 38 जिले हैं, 10 जिलों में ही 5 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं, यानी कि 28 जिलों में 5 से भी कम वेंटिलेटर हैं, कहीं तो हैं ही नहीं। और मेडिकल स्टाफ की, ये जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, लोग इनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। 24 घंटे ये लगे हुए हैं, 1.25 साल हो चुका है हमारा इलाज करने में। लेकिन बिहार में, सुशासन राज में 5000 डॉक्टर्स की कमी है और कोरोना काल में भी ये पद नहीं भरे गए हैं। तो आज हम जो दुखड़ा रो रहे हैं, राजनीति जो कर रहे हैं, असल हकीकत कोई कबूलने को, कोई मानने को, अपने गिरेबान में कोई झांकने को तैयार नहीं है। कोरोना जब अंगड़ाई ले रहा था, दूसरी लहर की तैयारी कर रहा था, हमारी व्यवस्था, हमारे रहबर जंभाई ले रहे थे, सो रहे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे कि कोरोना तो हमने हरा दिया, अब तो हम दुनिया की मदद करेंगे। हम तो कोरोना को हरा चुके हैं और आज भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है।
अस्पतालों में भी ये लाल फीताशाही जो है ना, ये सरकारी अड़ंगे जो हैं, वो बात बात पर लगाए जा रहे हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, दिल्ली सरकार को। बहुत से अस्पतालों में आप जाइए, भर्ती होना है जी, आरटीपीसीआर दिखाइए रिपोर्ट। अरे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप चेक कीजिए ना। बदन टूट रहा है, तेज बुखार है, नजला जुकाम है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, मैं पहले आरटीपीसीआर कराऊं। नोएडा में होम कलेक्शन बंद हो चुकी है। मेरे मां बाप बुजुर्ग हैं, आपके घर में बुजुर्ग होंगे। बुजुर्ग आदमी से कहिए लाइन में लगिए, सुबह 6:30 बजे लाइन लग जाती है, तो 10 बजे नंबर आता है। 10 बजे आएंगे तो शाम को 4 बजे नंबर आएगा, और आप वायरल लोड कैरी कर रहे हैं, आप संक्रमित हैं। वहां लाइन लगाकर खड़े होइए, जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए। फिर रिपोर्ट आने में 4 से 6 दिन लग जाएंगे, उसके बाद भर्ती होगी। लाल फीताशाही से अब भी हम बाज नहीं आ रहे हैं। गुजरात में हमने वाकया देखे हैं, हमने रिपोर्टिंग की है कि मरीज को भर्ती नहीं किया गया। क्यों जी? आप 108 एम्बुलेंस में नहीं आए, यानी कि 108 जो आप डायल करते हैं, एम्बुलेंस आती है, आपको अस्पताल लेकर जाती है, तो वो आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, तो जी आपको भर्ती नहीं करेंगे। ये हमारे सिस्टम, हमारे रहबरों का रिस्पॉन्स है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, और सवाल बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल साफ है। कोरोना ले रहा था अंगड़ाई, अस्पताल हो रहे थे बंद। मैं कहूंगा कोरोना ले रहा था अंगड़ाई, हम ले रहे थे, हमारे रहबर ले रहे थे जबाही। और अस्पताल भर्ती में सरकारी अड़ंगा क्यों? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर होने के अलावा बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। मेरे साथ राजीव रंजन हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जेडीयू के अहम घटक है, एनडीए की, और साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। बिहार का मैंने जिक्र किया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और उनके विधायक, युवा चेहरा संजीव झा भी हैं मेरे साथ। इसके अलावा सुप्रियो भट्टाचार्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैंने रांची का, झारखंड का जिक्र किया है। और देश के जाने माने डॉक्टर एम वली भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आज सवाल संजीव रहबरी का है। राजनीति और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हमने बहुत सुन लिए। ऑक्सीजन की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है, समन्वय नहीं हो रहा है, पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, जिससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं। उसे इलाज चाहिए, और इलाज होता है अस्पताल में। आपने पिछले साल 4 अस्थायी अस्पताल बनाए थे कि नहीं? कहां गए वो? बंद क्यों कर दिए थे? मैं, अगर आप मुझे मौका देते मैं बोलना शुरू करूं, अपनी बात कहूं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये आपदा के समय में जो बीमार हैं उनको इलाज की जरूरत है, उनको इलाज होना चाहिए। और ये बड़ा आपदा है। अभी तक जितने भी वेव थे उसमें संक्रमण 7%, 8% था, अब 40% संक्रमण है। 28 हजार 33 हजार पेशेंट आ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कुछ पहले कोविड केयर सेंटर बने थे वो बंद किए गए, और उसके अपने कारण भी थे, क्योंकि बीच में क्या कारण थे? नवंबर से जनवरी के बीच में सीरो सर्वे चीख कर देश को बता रहे थे कि एक और लहर आने वाली है। आपके यहां तो चौथी लहर कहते हैं ना मुख्यमंत्री, तो तीसरी लहर के बाद एक और लहर आने वाली थी। सीरो सर्वे नहीं पढ़े।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन देखिए हमने जितने भी, चाहे वो होटल हो, चाहे वो हमने बाकी और जो कमर्शियल सेंटर्स हमने लिए थे, अब उसमें पेशेंट नहीं थे और कमर्शियल टाइम था, शायद तो उन लोगों के भी आ रहे थे कि भाई हमें अपने कमर्शियल यूज करने हैं, और सरकार को लगा चूंकि अभी इस तरह का वेव नहीं है, जब कभी वेव होगा हम ले लेंगे। यही कारण है कि पिछली बार हमने 16,000 बेड तैयार किए थे, अभी हमारे पास कमोबेश 20,000 हुए, लेकिन वो भी कम पड़ रहे हैं। लेकिन बात दोनों है, देखिए हॉस्पिटल्स में इलाज है और ये इलाज ऑक्सीजन से होता है, ज्यादातर ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ रही है। तो जो चुनौतियां आ रही हैं, ऑक्सीजन बेड थे ना छतरपुर में, जो 10,000 बेड का अस्पताल बनाया गया था अस्थायी तौर पर। हाँ बिल्कुल था, और इसीलिए फिर वहां पे तैयार भी किया जा रहा है, जैसे जैसे जरूरत बढ़ती जा रही है उसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब देखिए कि चाहे छतरपुर में वहां आईटीबीपी तैयारी कर रही थी, अब हमेशा तो वो मैन पावर अगर वहां पे यूज नहीं है वो तो खड़े तो नहीं रहते, इसीलिए उसको बीच में वाइंड अप करना पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ने लगी हम उसको बढ़ाते गए। सो रहे थे ना हमारे पास अभी भी हमने कहा कोरोना तो भाग गया, कोरोना अंगड़ाई ले रहा था एक और अटैक के लिए। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिल्कुल शांत बैठ गए, लेकिन इतना बड़ा वेव आएगा, ईमानदारी से इतना अंदाजा भी सबको नहीं था, ना हमको था, ना आपको था, ना सरकार को थी कि ये एक समय ऐसा भी आएगा जिसकी संक्रमण 40% 50% संक्रमण पहुंच जाएगा। ये अंदाजा किसी को नहीं था, और ये कारण है कि कुछ कमियां जरूर अंदाजा रही तो है। होना चाहिए था ना, अंदाजा तो होना चाहिए था। 10% भी अगर जो हर्ड इम्यूनिटी की बात होती है उसमें जनसंख्या का कम से कम 60 से 70% जो आबादी है उसको संक्रमित होना होता है। 10% में हमने मान लिया हर्ड इम्यूनिटी आ गई, कोरोना भाग गया। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आप देखिए, हो सकता है कि अगर आप इस तरह से कहेंगे तो इस अंदाज या लोगों को जो इस तरह की उम्मीद नहीं थी उसमें जरूर हो सकता है कि कुछ लापरवाही हुई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि वर्ल्ड के और किसी कंट्री में जाएंगे तो कहीं भी संक्रमण का दर 40% 50% नहीं था जो यहाँ है। अब हुआ है ना। अगर इस तरह हाँ, मैं नहीं, पिछले आप 10 दिन के जो अगर आप वेव को देखेंगे तो 10% से स्टार्ट हुआ और 40% 42% तक संक्रमण पहुंच गया है। लेकिन अभी भी देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के ऐसा नहीं है जो कोरोना पॉजिटिव है और जिसका ऑक्सीजन दर गिर रहा है उसको इलाज हो, उसके लिए पर्याप्त बेड की व्यवस्था हमने कर। यहाँ चुनौतियां जरूर आई कि ऑक्सीजन की कमी हुई। अभी भी हमारे पास लगभग 5,000 बेड तैयार है, लेकिन उसको शुरू इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। फिर आप कहेंगे आप राजनीति में पड़ गए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ऑक्सीजन तो अभी भी नहीं है। अभी दिल्ली मुंबई में व्यवस्था होने लगी, हरियाणा में हिसार में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी के चलते। सोनी बर्न अस्पताल है ये तीसरा वाकया है हरियाणा में। रेवाड़ी में 4 मरीजों की मौत हुई थी, गुरुग्राम में 4 मरीजों की जान चली गई थी। थाने की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, वहां भी 4 मरीजों की मौत हो गई है। लेकिन यह तो दिल्ली की बात हुई। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आरपी सिंह, जहां 503 कोविड अस्पताल तैयार किए गए थे, 1.5 लाख बेड, 17,000 रह गए, और वहां तो ट्रिपल इंजन सरकार है। संदीप चौधरी जी, पहले तो मैं एक निवेदन करूंगा जी, कृपा कर कोविड नियमों का जो सरकार कहती है उसका सबको पालन करना चाहिए। मुझे भी, आपको भी, सबको एक जैसा पालन करना चाहिए। आज सरकार का निर्देश है और मैं चाहूंगा कि हम एग्जाम्पल प्रेजेंट करें, और मैं ये हर रोज करूंगा। और अपने घर पे, अब मेरे घर पे आप छापा मारेंगे तब भी पाएंगे। आज कह दिया गया कि घर पे भी मास्क लगाएं। ठीक है। संजीव झा मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे विधायक मैं मानता हूँ, दिल्ली में अच्छे विधायकों में से। संजीव झा, कृपा कर आप भी इसको फॉलो करो कि दिल्ली में जो आप करते हो उसको मेरे जैसे दिल्ली के जो सिटीजन है फॉलो करते हैं। हाँ, अब आइए बात पे, सवाल का जवाब दीजिए। जी मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं तो सिर्फ निवेदन ही रखा सर, कोई इसमें गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं, निवेदन हमारे कर्ता धर्ताओं से भी करना चाहिए ना आपको। सर, मैं तो रैलियों में बिना मास्क के रैलियां संबोधित की जा रही थी। मेरे संजीव झा तो मेरे करता रहता, संजीव झा दिल्ली के, उनसे निवेदन किया मैंने एक सिटीजन के नाते से, और मैं उनको अच्छा विधायक मानता हूँ, अच्छे लोगों से मानता हूँ। सवाल का जवाब जी, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कमियां रही, कहीं ना कहीं दिक्कतें रही, और सरकारें कहीं ना कहीं इस बारे में कॉम्प्लेसेंट हो गई कि हमें अब कोरोना चला गया या कोरोना कम हो गया, इसमें हमने कॉम्प्लेसेंट हो गई। हालांकि केंद्र सरकार लगातार चिट्ठियां लिखती रही, लगातार चेताती रही, और वो सिर्फ इसके लिए नहीं कि वेव 2 या सर्वे के आ रहे हैं, इवन इसके लिए कि ऑक्सीजन को लेकर क्या तैयारी करनी है उसके बारे में भी। सही बाबू, आपकी सरकार को, तो सारी सरकारों को, जिसमें सबको निवेदन करता है कि 21 जनवरी को चिट्ठी लिखी गई। सर बिल्कुल लिखी गई। उसके अलावा
सरकार की ओर से पैसे भी दिए गए, उसका इंतजाम भी किया गया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट जमीन पर राज्य की सरकार को ना, उसमें मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा, सब सरकारों को मिलकर अपने अपने उसका इम्प्लीमेंट कुछ नहीं जब किया। चिट्ठी लिखी जा रही थी उसके साथ साथ कुंभ मेले की तैयारी और चुनाव की तैयारियां भी हो रही थी, तो राज्य सरकारों ने भी अपने कोविड अस्पताल जो खुले थे उनको बंद करना शुरू कर दिया। 503 अस्पतालों में से सिर्फ 83 अस्पताल रह गए उसके साथ साथ एक मिनट सुनिए, अरे एक मिनट सुनो ना, आपने बीच में बात क्या कर, उसके साथ साथ जो चुनाव की तैयारी हम नहीं करते, वो कानून है जिसको लागू करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसको लागू करना पड़ता है, संविधान को लागू करना पड़ता है, और वो इलेक्शन कमीशन करता है, हम नहीं करते। परंतु हाँ, उसके साथ साथ किसान आंदोलन चला जिसमें महापंचायतें चली, आप हर बार भूल जाते, मुझे हर बार आपको याद दिलाना पड़ता है। महाकुंभ भी बिल्कुल याद, अरे सर बिल्कुल रोज याद दिलाऊंगा आपको। और आपके यहाँ से लोग जाते भी रहे उसको कवर करने के लिए बिना मास्क पहने हुए। आपके यहाँ प्रोग्राम आता है हालात जमीन के, मुझे उसका नाम बहुत अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जमीन से हालात जानकारी, राजीव रंजन बहुत अच्छा प्रोग्राम देते हैं, बिना मास्क के चलता रहा, वो ठीक है। चलिए, आप इतना फॉलो करते हैं, वही आपने उत्तर प्रदेश की बात की, आपका वैलिड पॉइंट है किसान आंदोलन को लेकर। आरपी सिंह, आपका वैलिड पॉइंट है, मैं मान रहा हूं आपकी बात। तो ये पंचायत चुनाव तीसरा चरण जो हो रहा है, ये तो चुनाव आयोग नहीं कराता ना पंचायत चुनाव। 83 अस्पताल रह गए, पंचायत चुनाव, सरपंच, प्रधान, पार्षद, चेयरमैन चुनना बहुत जरूरी है। अभी वहां लंबी लंबी आज भी कतारें लगी। धन्यवाद, मैं उत्तर दे दूं? हाँ प्लीज। देखिए, मैंने कहा चुनाव कराना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और एक ऐसी जरूरत है जिसको ना करें तो दिक्कत, करें तो दिक्कत। आज तक मैं खुद मान रहा हूं जी। नहीं, यहाँ चुनाव आयोग नहीं कराता पंचायत चुनाव, वो राज्य सरकार कराती है। सर, राज्य सरकार पे भी बाध्यता है, वो टाल नहीं सकते पंचायत चुनाव। वो कानून की बाध्यताएं हैं कि आपको एक टाइम लिमिट के अंदर चुनाव कराना ही कराना है। आप थोड़ा कानून मैंने भी पढ़ा है, अगर आपातकाल है, संकट काल है, आप मुलतवी कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आरपी सिंह, आप तो पत्रकार रहे हैं। अरे सर, उससे क्या, मैं आपको कानून की धारा बता देता हूँ कि कौन सी कानून की धारा कहती है कि आप चुनाव टाल नहीं सकते। आपको चुनाव टाल नहीं सकते, नहीं तो बिल्कुल 2.5, 3, 4 साल आपने तो बहुत काम किया है जम्मू कश्मीर में, नहीं हुए ना चुनाव। सर, वहां पर जो प्रक्रिया चालू हो चुकी है उसको नहीं रोका गया। नहीं, चालू क्यों कराई? 15 तारीख से हुए ना पंचायत चुनाव। तो मैं आपकी बात होगी पूरी। ये प्रक्रिया चालू हो चुकी थी, चुनाव की प्रक्रिया उस दिन से नहीं चालू थी जिन चुनाव का वोट होता है। प्रक्रिया उससे पहले, उसका नॉमिनेशन सब पहले होता है। खैर, इसमें विषय नहीं, विषय है कि कहीं ना कहीं प्रदेश, जितनी राज्य सरकारें हैं, उन्होंने ढिलाई की अपने, उन्होंने जो ढिलाई की, चलिए आप ये मान रहे हैं, और ये ढिलाई, हाँ, मैं सिलसिलेवार तरीके से। अब डॉक्टर अजय कुमार, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर है। आपने बहुत आरोप लगाए, सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमें नहीं दी जा रही ऑक्सीजन जी, कालाबाजारी बहुत हो रही है, आप आरोप तो लगा रहे हैं। पुणे, सबसे ज्यादा संक्रमण फैला पुणे में, 800 बेड का एक जंबो अस्पताल था, बंद कर दिया। हम ताला लगाने से कोरोना भाग जाता है, अस्पताल पे ताला लगा दिया जी, कोरोना अस्पताल बंद है, आप मत आइए। देखिए संदीप जी, जरूर कुछ कमियां तो राज्य सरकार के द्वारा, वहां पर महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, वहां पर हमारी तरफ से भी गलतियां जरूर हुई है। लेकिन एक आंकड़े मैं आपको देना चाहूंगा। एक जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके एक संस्थान बनाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा, और उसका काम था कि पूरी तरह से ये कोविड का जो वायरस का जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जो इसका जीनोम क्या है, किस तरह का वेरिएशन है, उसको अध्ययन करते रहे। ये भारत सरकार ने बंद कर दिया करीब। हमको 5% करने थे, तो क्योंकि आपको तब तक नहीं मालूम था कि ये जो डबल म्यूटेशन और ट्रिपल म्यूटेशन जो वायरस जो फैल रही है, लगातार लोग बोलते ही गए। आप उसके सीक्वेंसिंग के प्रदेश सरकार को भी मालूम नहीं था। ये सच्चाई, ये बात सही है कि नहीं मालूम क्यों नहीं था? आप ही के लोग, आप भी उसमें शामिल हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग कहते हैं जी सीरो सर्वे नहीं देखा क्या? नवंबर से जनवरी के बीच में साफ दिखाई दे रहा था कि एक और लहर आने वाली है, तो आपकी राज्य सरकार है उसको नहीं देख रही थी क्या सीरो सर्वे? सिर्फ केंद्र सरकार देखे? नहीं, पहली बात है, देखिए एक चीज है, इस लड़ाई में 4 या 5 मेन आपके पास ब्रह्मास्त्र है। पहले तो ऑक्सीजन है,
दूसरा वैक्सीन है, तीसरा रेमडेसिविर और दवाई है, चौथा जो सोशल डिस्टेंसिंग जो बेड को भूल गए, पहले तो बेड चाहिए ना। नहीं, एक मिनट संदीप जी, मैं 2 मिनट में खत्म कर लेता हूँ। हाँ, बताइए। मैं पहले मान रहा हूँ कि कुछ गलतियां हुई, ऐसा नहीं कि कोई गलती हमने सिर्फ केंद्र सरकार की गलती है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो होना चाहिए था केंद्र सरकार की तरफ से, जैसे ऑक्सीजन, आज उन्होंने तय कर दिया कि हर एक जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बिठाएंगे, कल तय हुई थी। ये 1 साल तक क्यों लगा टाइम? प्रधानमंत्री केयर फंड उस पर मैंने विस्तृत कार्यक्रम किया डॉक्टर अजय कुमार। आज मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, ये रहबरी का सवाल है, ये हमारी व्यवस्था पर सवाल है। आप झारखंड में एक बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं। झारखंड में अगर राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक भी सीटी स्कैन ना हो मशीन, क्या दर्शाता है? क्या तैयारी है हमारी? या राजनीति के लिए तैयार रहते हैं कि आरोप लगा देंगे जी केंद्र ने कुछ नहीं किया, एक सीटी स्कैन मशीन नहीं लग पाई। आपसे एक मिनट संदीप जी, मैं आपसे 200% सहमत हूँ। जहाँ पर गलती हुई है, गलती है, उसमें मैं आपसे बहस भी नहीं करूंगा, और हमारी गलती है तो हम उसको मानते हैं, हमारी कमी है और उससे माफी भी मानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें हमारी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जिस तरह से 90, अगर ये पूरी कोविड की लड़ाई में अगर 100 अंक अगर आप देंगे तो 70-80% केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, 30% हमारी आप मान लेते हैं। लेकिन जिस तरह से मदद होनी चाहिए थी, ना दवाई की मदद, ना ऑक्सीजन की मदद। हम आंकड़ों में घुसे रहे हैं क्या? हम आंकड़ों में 70% है कि 30% है, 50% है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है या नहीं? अगर मैं झारखंड की एक और बात आपको बताऊं, और आप जानते होंगे डॉक्टर अजय कुमार, आप जानते होंगे पिछले साल जब पहली लहर आई तो झारखंड में वहां जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां के 12 बड़े निजी अस्पतालों को कोविड फैसिलिटी में तब्दील कर दिया गया था। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर में। इस साल एक को भी ऐसा नहीं किया गया है। नहीं, जमशेदपुर में तो मुझे मालूम है कि पीएमएच से लेकर के बहुत सारे हॉस्पिटल्स का तो ऐलान हो गया है। अब हुआ है ना ऐलान, पहले तैयारी नहीं थी। जब ओले पड़ने लगे, जब पानी नाक से ऊपर चढ़ गया, तब हम चटपटाने लगे। एक चीज बताइएगा कि पहली बात यह है कि ये जो केंद्र लेवल में जिस तरह की वार्निंग होनी चाहिए थी, ये आईसीएमआर है, ये नेशनल जो है नीति आयोग के कोविड टास्क फोर्स है, किसी ने जो आप प्रदेश का क्षमता, झारखंड का क्षमता और राष्ट्रीय क्षमता के तुलना मत कीजिए। इसी तरह का आरपी सिंह बीच में नहीं, मेरे शो में नहीं होता ये। पहले तो ऑक्सीजन को जो है निर्यात करना बंद कर दीजिए सर, पहले ऑक्सीजन निर्यात करना बंद कर दीजिए, और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को 1 लाख करोड़ का फायदा मत पहुंचाइए। 1 लाख करोड़ लगेंगे, इन दोनों कंपनी को फायदा मिलेगा, मुनाफा। ये सब बंद कर लीजिए, पहले तो उसको तो बंद कर लीजिए, पहले बेड दे दीजिए, फिर हम डाइवर्ट होने लगते हैं। पर मैं डाइवर्ट नहीं होने दूंगा आज डिबेट को। राजीव रंजन, 38 जिले हैं बिहार में, 10 जिलों में ही 5 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं, 28 जिलों में 5 वेंटिलेटर तक नहीं है, और हम कोरोना से लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज के पैनल में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कोरोना के आकलन में जो दूसरी, तीसरी या चौथी जो भी लहर, उसके आकलन में, उसके पूर्वानुमान में गलती का जो जिस तरह से गलती को मान लिया है, ये एक अच्छी शुरुआत है, और ये निश्चित तौर पर इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसलिए कि अब तक मैं जितनी भी बहसों में बैठा हूं, आप मुग्ध प्रवक्ताओं को अपने अपने दल के बचाव के लिए जिस तरह से दूसरों पर कीचड़ उछालना और अपनी कमियों को ढकने के लिए लगातार डिबेट में समय इस तरह से बर्बाद किया जाता है, उसके बजाय आपने सीधे तौर पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी पर आपने बात की। मैं मानता हूं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बदलाव जिस कदर होने चाहिए थे, उसको और भी बेहतर किए जाने की जरूरत थी। अब इसमें विलंब जरूर हुआ है, लेकिन युद्ध स्तर पर जो कुछ भी किया जा सकता है, अभी बेड्स कैसे बढ़े, किस तरह से वेंटिलेटर्स बढ़े, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों को मिल सके,
एक निर्धारित राशि से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लोगों को भुगतान नहीं करना पड़े, ये कई ऐसे सवाल हैं। और उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर के सभी राजनीतिक दल के वैसे नेता जिनकी बड़ी फॉलोइंग, वो जो सैटेलाइट चैनल्स हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करे कि वो टीका ले, इसलिए कि अभी ये सारे जो सवाल हैं ये बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल आप जायज बात कह रहे हैं राजीव जहां रंजन, कमियां हैं, आप बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं। ये चीज होनी चाहिए, मोटिवेट करना होगा लोगों को, लेकिन जब तक सिस्टम की, हमारी व्यवस्था की खामियां उजागर नहीं होंगी तो हमारे कर्ता धर्ता, और आप सभी कर्ता धर्ता हैं हमारे, आप चेतेंगे नहीं। अब देखिए बिहार में पहली लहर आई, पिछले साल चुनाव भी हो गया, वहां तो चुनाव भी हुआ, बड़े बड़े वादे दावे किए गए थे। 5000 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी है, रिक्त पड़े हुए हैं ना पद, आज तक वो नहीं भरे गए। तो हमारी प्राथमिकता क्या है, ये सवाल तो उठेंगे ना। नहीं, निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर सब कुछ इतना बढ़िया हुआ होता तो निसंदेह ज्यादा बेहतर तरीके से हम मुकाबला कर पाए। जो कमियां हैं उनको कितना जल्द हम दुरुस्त कर सकते हैं, ये अभी बड़ा सवाल है। और आज मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे अधिकारियों से उन्होंने जायजा लिया है। पटना की सड़कों पर उतर करके उन्होंने इलाकों का भी जायजा लिया है और युद्ध स्तर पर नहीं, जायजा ठीक है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था राजीव जी, युद्ध स्तर की तैयारियां चाहिए। युद्ध में आप जाते हैं बिना असलहे, बिना हथियारों के, युद्ध स्तर की तैयारियां बिना बेड के, बिना अस्पताल के, बिना डॉक्टर्स के, बिना मेडिकल स्टाफ के, तो क्या युद्ध लड़ेंगे हम? नहीं, तैयारियों में जो चीजें जरूरी हैं उनकी तैयारियां करनी है। युद्ध पर के मोर्चे, अगले मोर्चे पर जो लोग जा रहे हैं उनके साथ साथ पीछे जो सैनिक जाएंगे उनकी तैयारियां भी आपको मुकम्मल करनी है। और मुझे लगता है ये संक्रमण का दायरा बढ़ने जा रहा है, ये 15-20 दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं। ये राजनीतिक दल के नेताओं को ये साफगोई के साथ स्वीकार करना होगा कि आपको उसके अनुरूप भी आपको उसका पूर्वानुमान अब कम से कम कर। चलिए, ये एक अच्छी बात है, सभी पैनलिस्ट सिस्टम में जो कमजोरियां हैं उसे कबूल रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे आरपी सिंह? नहीं, मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, और मेरी भी सरकार राज्य में जहां भाजपा की सरकार, सबसे है कि जो चिट्ठियां केंद्र की ओर से आपको भेजी जाती है, और मैं डॉक्टर अजय कुमार को बोलूंगा, अपनी सरकार को भी बोलो, इसमें मत पड़िए कि भाजपा या कांग्रेस सरकार है। तो कोरोना ये देख के नहीं था कि भाजपा या कांग्रेस की सरकार है या आम आदमी पार्टी की सरकार है। कृपा कर जो निवेदन आपको भेजे जा रहे हैं उनको फॉलो करो, उनकी जरा चिंता करो, और इसमें राजनीति मत करो। आप चेहरा लाकर राजनीति नहीं, वाजिब बात है, आपकी जायज बात है। आरपी सिंह, अब इसमें एक और उदाहरण दे दो। आरपी सिंह, गिना सकता हूँ, अभी बैठे 10 कमियां और गिना दूंगा आपके। नहीं, कमियों की बात नहीं, कागज दे दूंगा। नहीं, जो आपने कहा केंद्र अगर डायरेक्टिव भेज रहा है तो राज्यों को उससे सबक, उस पर काम करना चाहिए। अब कर्नाटक में जो दूसरे नंबर का सबसे प्रभावित राज्य था पहली लहर में, 18 आईसीयू बेड जोड़े गए, सिर्फ 18 आईसीयू बेड। कुल मिलाकर वहां पर सरकारी अस्पतालों में 117 आईसीयू बेड हैं और 217 निजी अस्पतालों में, यानी कि 234 बेड हैं कुल मिलाकर पूरे कर्नाटक में। मैं मुझसे संदीप आप प्रदेश का पूछे, मुझे दिल्ली के बारे में बात कर, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को कर्नाटक में या उत्तर प्रदेश में क्या डेटा होगा वो मैं नहीं बता सकता। परंतु मैं फिर कहूंगा, इसमें राजनीति नहीं, और संजीव आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, कृपा कर इसी से सीख ले लेनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक की जगह प्रॉपर अस्पताल खोले, वो जरूरी है। मोहल्ला क्लिनिक खोलो। नहीं, मैं तो यही चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता बने। आरपी सिंह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीति मकसद कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में नए अस्पताल खोले, इन्होंने एक दो अस्पतालों का उद्घाटन किया, परंतु उनको जल्द पूरा कराएं, और जैसे डीआरडीओ या जैसे आईटीबीपी करती है वैसे ही करें। नहीं हो तो उनसे सहयोग ले लें कि कैसे जल्द से जल्द तैयारी हो सकती है, जल्द से जल्द बन सकते हैं अस्पताल। ठीक है डॉक्टर वली, अब स्क्रीन पर, हाँ ठीक है आरपी सिंह। डॉक्टर वली, रहजनी हो रही है, रहजन तो मतलब लूट मची हुई है, दानव राक्षस हमारे समाज में हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाइयों की, इंजेक्शंस की व्यवस्था फेल कर रही है। सुधरेंगे हम? पहली लहर से तो हमने कुछ नहीं सीखा। यह इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की तो साफ सारी परतें खुल गई है हमारी व्यवस्था की।
बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये जो चौथे पांचवे क्लास में कछुआ और खरगोश की दौड़ का पाठ पढ़ाया जाता है, उसमें खरगोश आगे निकल गया, ऐसा नहीं हुआ, कछुआ आगे निकल गया। तो ये जो वायरस था, हम सो गए और वायरस का जो कछुआ था ये इससे हमें परास्त कर दिया खरगोश को, और हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। आपने जो आज मुद्दा एक उठाया है ना, जो सेंटर्स बने थे इतने बड़े बड़े जम्बू सेंटर्स, वो वाइंड अप नहीं करने थे, उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था बहुत बड़ा, और वो वाइंड अप करने का नतीजा ये हुआ कि अब हम उनको उतना अच्छा सेटअप भी नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी मशीनें कैसे मेंटेन करी हमने, बहुत खराबी हुई उसमें। और आज जो मैं सुन रहा था एक चैनल पर, सेल की एक लेडी सीनियर ऑफिसर ने सेल के ऑफिस में खड़े होके ये भाषण दिया है, शायद वो चेयरमैन है सेल की, आई कुड नॉट गैदर अभी उनकी डिटेल्स। उन्होंने कहा है हमारे पास टनों ऑक्सीजन है, टनों। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज इंडिया में तो है ही नहीं, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, हमारे पास ट्रक्स नहीं है। 1172 ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ट्रक्स हैं, वो स्पेशल कंटेनर्स हमारे पास, मात्र 1172। मुझे बड़ा तरस आता है जब पेशेंट मुझे वीडियो कॉल करते हैं सर, और वो उल्टे लेटे होते हैं, उनके सिराने खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा होता है, और उसकी माँ, बच्ची, बहन, भाई रो रहा होता है कि हम इनको कहाँ ले जाएं, बड़ी मुश्किल में है लोग। मैं उनको वीडियो पे सुबह 8 बजे से रात के 1 बजे तक देखता हूं, मैं उनकी वीडियो कंसल्टिंग करता हूं, और मैं उनको धैर्य देता हूं, दास देता हूं, कमर पे थपथपाने के लिए बताता हूं, उल्टा लेटने के लिए बताता हूं, और उनसे कहता हूं कहीं ना कहीं से आप कुछ बाइक और स्टील आप भी कहीं से इंतजाम कर दीजिए। आज का जो जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है, जो आपने सुना, योगा दिखाया भी होगा, मैं उसी सवाल पर आ रहा था। ये सरकारी अड़ंगे भी तो लगे रहते हैं ना अस्पताल में। अरे भर्ती तब होंगे, RT-PCR रिपोर्ट दिखाइए। अरे मुझे लक्षण हो रहे हैं, मैं लाइन में खड़ा रहूं। नोएडा में तो होम कलेक्शन नाम की चीज भी खत्म हो गई। बुजुर्ग कैसे जाएं, लाइन में क्यों खड़े हों, 6-6 घंटे लाइन में खड़े होइए, फिर 6 दिन का इंतजार कीजिए RT-PCR रिपोर्ट का, तब भर्ती होंगे। ये हमारी व्यवस्था है, ये सरकारी अड़ंगे हैं डॉक्टर वली। नहीं संदीप सर, आप जो है मुद्दे उठा रहे हैं ना, वो बड़े लॉजिकल हैं। अब PCR की वैल्यू ही खत्म हो गई। 5 दिन में तो ये वायरस पूरा रंग खा जा रहा है। इसने, मैंने कहा ना, ये खरगोश जो है ये सो गया था, तो जो अभी बात हो रही थी कि हम जीनोमिक स्टडी नहीं कर पाए और हम पीछे रह गए, कछुआ आगे निकल गया, ये इसलिए मैंने ये बात बताई थी कि ये जिस वजह से मैंने ये बात बताई थी, उसका कारण ये है कि वायरस ने अपना स्वरूप बदल लिया है। नहीं, ये जो सरकारी अड़ंगे हैं डॉक्टर वली, दरअसल व्यवस्था का, ये ना व्यवस्था को पता होता है कि कैसे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है, कि भर्ती ही ना करो। अब अहमदाबाद में कहा गया, एक मरीज गया और नीम के पेड़ के नीचे उनके तीमारदार उन्हें लेकर बैठे रहे, भर्ती नहीं की गई। क्यों? क्योंकि जी आपने 108 पर फोन कर कर एम्बुलेंस के जरिए नहीं आए हो अस्पताल में। कैन यू बीट दैट? सोच भी सकते हैं ऐसा हो रहा है। नहीं, ये तो बहुत ही ये मजाक खेज चीज है। ये हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें हर दर्दमंद की मदद करनी है, और हर आदमी इस वक्त मदद के लिए खामोश है, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही है। हमें उस आवाज को अपने दिमाग से सुनना है, कान से नहीं सुनना है। हमें सबकी मदद करनी है, और हर घर में इस वक्त कोरोना घुस चुका है, हर फ्लोर पे घुस नहीं, चुका जो ये बेड की कमी है, जो मारे लोग फिर रहे हैं, वो हमारी व्यवस्था ने ये आपदा क्रिएट की ना। हमारे पास थे बेड्स, वो व्यवस्थाएं थी, 4 अस्पताल थे दिल्ली में, 503 कोविड सेंटर्स ऑपरेट करने लगे थे उत्तर प्रदेश में। रेलवे ने बनाए थे, आनंद विहार में रेलवे ने बनाई थी, इतने अच्छे कंपार्टमेंट्स खड़े थे। जब हम लोग कह रहे थे गर्मी है, कैसे जाएंगे लोग इनमें, तो वो सब फैसिलिटी वाइंड अप नहीं करनी थी। मेरे कहने मतलब ये है कि हमने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उससे फायदा नहीं उठाया, और अब उसको यूज करने का टाइम था। तो डॉक्टर अजय कुमार, आप ब्यूरोक्रेट रहे, IPS में रहे, ये सरकारी अड़ंगे जो हैं इस वक्त में, अब ये बताया जाएगा RT-PCR लेकर आइए या 108 पर फोन करके एम्बुलेंस में बैठ कर आइए तो आपको भर्ती कराया जाएगा। देखिए संदीप जी, असंवेदनहीनता की जो लगातार उदाहरण दिखाई दे रही है, अगर लखनऊ में CMO हो या झारखंड में हो या कहीं पर भी हो, एक तो ये हमारी पूरी तरह से जो सरकारी तंत्र है, और ये इसे कांग्रेस BJP सत्ता पक्ष और विपक्ष ना बनाइए,
ये पूरी व्यवस्था की मैं एक समग्र तस्वीर, एक होलिस्टिक पिक्चर पर बात कर रहा हूं। बट एक चीज है, आप 2 सेकंड के लिए सोचिए, 2 सेकंड के लिए सिर्फ मैं पूछना चाहूंगा कि लगातार बहुत सारे आपके देश में के सामने आए, लेकिन पहली बार जो है इस तरह का रिस्पॉन्सेस भी आ रहे हैं। इस पर क्योंकि सोचना जरूरी है कि मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारे जो है चुनौती इस देश के सामने आए हैं, लेकिन इस बार क्या है कि आप बोलते कोई एक धर्म के नाम पर आपने पूरा जो है आपने राजनीति कर दी पिछले साल, आज आप जो कुंभ मेला में और बंगाल के नाम में जो पूरी तरह से फैला रहे, तो आप उसमें जो है कुछ बोलते नहीं है। आप मास्क नहीं पहनते और बोलते हो आप मास्क पहनो। गृह मंत्री जाते चुनाव करा करके और जब लोग मर रहे हैं, इस देश का मैसेज क्या जाता है सरकारी अफसर को कि जब गृह मंत्री कर सकते हैं तो हम भी बेफिक्र हैं, क्योंकि इस देश के सर्वोच्च नेता लोग, प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री, जो सरकार के सर्वोच्च लोग नहीं इसलिए राजनीति करना जरूरी है, क्योंकि नैतिकता क्या है, ये देश की चुनौती के सामने आपने जो है पूरी तरह से जो है सब सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर दिया। नहीं, ये फिर विषयांतर हो रहे हैं। नैतिकता की बात, कौन क्या उदाहरण दे रहा था, मैं फिर कहूंगा। एक सेकंड डॉक्टर अजय, राजीव रंजन, आम आदमी को इलाज चाहिए, उपचार चाहिए, वो अस्पताल में भर्ती होना चाहता है तो उसे बेड चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन मिले, वेंटिलेटर की जरूरत है तो वो मिले। व्यवस्था ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। हमारे संविधान में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही है, अलग अलग कोर्ट्स ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने पी उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में डॉक्टर्स असिस्टेंस इंक्लूडेड है। ये मेरा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मेरी फंडामेंटल राइट है। इसको सुनिश्चित कराना आप लोगों की, व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सबकी बात से सहमत। जब दम तोड़ते सांसों को जिस समय आप देखते हैं लोगों की चीख, और जिस तरह से टेलीफोन पर गुहार लगा रहे हैं लोग, जिस तरह से लोग जिंदगी की किसी तरह से भीख मांग रहे हैं कि उनको मिल जाए, मैं समझता हूं इससे ज्यादा त्रासद कोई स्थिति नहीं हो सकती। और इसीलिए इस व्यवस्था में बहुदलीय लोकतंत्र ये स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं मानवता के प्रति जो गंभीर और अक्षम्य अपराध हम लोगों ने किया है, उसकी भरपाई अब यही है कि इसको किस तरीके से हम लोगों की जान बचा सके। जिन लोगों की जिंदगियां चली गई वो तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन आने वाले समय में इससे बहुत बड़ी तादाद में मौतें हो सकती हैं। इनको कैसे हम रोक सकते हैं, यह हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। और निश्चित तौर पर क्रायोजेनिक टैंकर्स या इस तरह के सवाल जो केंद्र सरकार के जिम्मे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स राज्यों को पहुंचाने का सवाल है, या राज्य सरकारों को आधारभूत संरचना की दृष्टि से वेंटिलेटर्स या अस्पतालों में जो बेड्स और तमाम चीजों को लेकर के एक ऐसी रणनीति पर काम करने की जरूरत है कि जिसका तुरंत 15 दिन, 1 सप्ताह इस तरह के कालबद्ध कार्यक्रम बने और सबको साथ मिलकर चलना होगा ना। वी हैव टू कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न। ये सांड, ये मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया, ये कोरोना का सांड सबको मिलकर इसके सींग पकड़कर इसे पटकनी देनी होगी। आपस में राजनीतिक पटकनी से काम नहीं चलेगा, कोरोना नहीं भागेगा। राजीव रंजन, देखिए, इंसानियत माफ नहीं करेगी, और जिस तरह से दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में कोरोना को नियंत्रित किया गया, हमारे पहले चरण में हम जो भी बेहतर प्रबंधन के दावे करते रहे हो, लेकिन निसंदेह बाद के दिनों में हालात जब बिगड़े हैं तो हम लोगों को अपनी तैयारियों पर दम के बजाय जरूर ये कहना चाहिए कि ये प्रायश्चित का वक्त है, और प्रायश्चित तभी होगा जब इसके लिए बहुत ईमानदार कोशिश होगी, सबक लेना होगा। पर सबक लिया जा रहा है क्या संजीव झा? मतलब कोई भर्ती होने आ रहा है तो उससे भाई, अरे अपना आधार दिखाओ, अपना RT-PCR दिखाओ, 108 पर फोन करके एम्बुलेंस से आए कि नहीं आए। देखिए, मतलब यहां पर कोई ये आदमी का पहले पूरा का पूरा ब्यौरा लोगे या उसे बचाओगे? संदीप जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछली बार कोविड में ही एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर कोई पेशेंट सीवियर आता है तो उसका RT-PCR ना देखा जाए, पहले उसका इलाज किया जाए। और हम लोग ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं। मेरे यहाँ नहीं था ना सुनिश्चित, तभी तो दिल्ली हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा। मैं आ रहा हूँ उस पे। मेरे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, कल ही मेरे पास सूचना आई कि कोई सीवियर ऑक्सीजन गिर रहा है और उनको कहा गया
डॉक्टर्स ने कहा कि आप आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आइए। हमने कहा कि नहीं, आप उसका इलाज कीजिए, रिपोर्ट आप सीटी स्कैन की रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, अगर जहां कहीं फॉलो नहीं हो रहा है उसको फॉलो करवाया जाए। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को कहना भी चाहता हूं कि अगर आपको कोविड के सिम्टम हैं और अगर आप हॉस्पिटल आपका इलाज नहीं करता है तो आप उनसे इलाज कराइए, या आप अपने वहां पर झगड़ा करेगा, शिकायत कीजिए। यहां पर अरे कानून क्यों बनते हैं? इस तरह के कानून क्यों बनते हैं? ये किसके दिमाग का फितूर है जी? आरटीपीसीआर लेकर आओ, इलाज कराओ ना। ये कानून कोई दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया, पर दिल्ली सरकार अलग अलग जगह है ना ये कानून। दिल्ली सरकार इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप पहले उसका इलाज कीजिए, पहली बात। दूसरी बात संदीप जी, मैं कहना चाहता हूं आपको कि दिल्ली में बेड की कमी नहीं है। अब समझिए इस बात को, आज भी हमारे पास 22,000 बेड अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। हमारे बड़े बड़े अस्पताल आज इसलिए पेशेंट को नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। अब मैं कहूंगा कि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कैसे हो पाएगा? आप कहेंगे राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये हमारी डिमांड है। सब मिलकर कोरोना को राजनीति करते रहिएगा, ये मैंने पहले भी कहा है। 30 सेकंड्स में कमेंट चाहूंगा, 1 सेकंड, अब मैं कार्यक्रम क्लोज कर रहा हूं। राजनीति कर लीजिएगा ना, बहुत वक्त है। मैं पहले तो सबको मिलना होगा ना, एक साथ मिलकर इस दानव को, इस दैत्य को हराए ना। 30 सेकंड। देखिए संदीप, जब पहला राउंड आया तो सेंट्रल ने इंटरवीन कर इंश्योर किया कि वो लड़ाई लड़ी जाए। उसके बाद स्टेट्स को कहा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए। लगातार चिट्ठियां जाती रही, मैंने अभी चिट्ठी दिखाई है आपको, और ऑनगोइंगली जाती रही, निवेदन जाते रहे कि अपनी तैयारी करो। जो आप एक बात छूट रही है और जिसमें हमारी सरकारें भी आती है, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। वो अगर दिल्ली है या यूपी है या कर्नाटक है या महाराष्ट्र है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। उनको स्टेट को अपने हिसाब से बेड्स की सबकी तैयारी करनी। अभी संजीव कह रहे हैं 22,000 बेड है, इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं सर। ऐसा मत करिए दिल्ली के साथ सर, ऐसा नहीं। मजाक आम आदमी के साथ हो रहा है। देखिए इस राजनीति में ये क्या स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी लगी हुई है, तो केंद्र का भी अधिकार है, राज्यों का भी अधिकार है। आम आदमी को इससे नहीं लेना देना। सबक हमें लेना होगा, जो राजीव रंजन ने कहा, राजनीति से हमें ऊपर उठना होगा और आम आदमी की जान बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। ये तमाम सरकारी अड़ंगे जो हैं, आरटीपीसीआर लाओ, एम्बुलेंस में आओ, वगैरह वगैरह, इन सबको कूड़ेदान में डालने का वक्त आ गया है। आम आदमी का उपचार किया जाए, ये जिम्मेदारी हमारी व्यवस्था को लेनी होगी, क्योंकि सवाल रहबरी का है। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर Amul, the taste of India. Servocon, India's #1 servo voltage stabilizer, रखे सब कंट्रोल में। India's largest online pharmacy. Asian Paints Tractor Spark Economy Emulsion बजट में लगे। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन, अब होम आइसोलेशन पहुंची टेंशन। जो घर पर है उन्हें चाहिए सांस, इंजेक्शन और दवाई आखिरी आस। ऑक्सीजन के बाद वैक्सीन खोज, मुंबई को कैसे मिलेगी अमृत डोज? संजीवनी सप्लाई में आया अवरोध, सिस्टम पर फूटा महिला का क्रोध। इंदौर में जो हुआ वो ना करें, डॉक्टर भगवान है, मदद करें। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव, बिना ब्रेक के लगातार रात 8 बजे से। वो क्या है जो जीवन के सफर में हमें काम आता है? वो जो हम समझते हैं या वो जो हम जानते हैं? But what ultimately matters is जो हम करते हैं। Since 28 years, Flamingo और हम, an aid for a new life. नाम बोलो। बालमुरुगन नागराजन, पुल्ली राजू, पुट्टा मुरुगन, बालस्वामी, शेखरन।